तो देखो, जो हमारा अभी टॉपिक चल रहा है उसमें हमने हमारे टॉपिक में हमने चार्ज और कूलम्स लॉ के बारे में अभी तक पढ़ा है। तो उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं और फिर कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे जो थोड़े अच्छे लेवल के प्रॉब्लम्स हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से अच्छे होंगे। ठीक है, तो रिवीजन पार्ट शुरू करते हैं थोड़ा सा। तो देखो, चार्ज के बारे में जो हमने पढ़ा था, तो चार्ज क्या होता है। तो चार्ज जो है किसी भी बॉडी का वो प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट जो है प्रोड्यूस करता है। अब ये चार्ज बॉडी पे नेचुरली भी हो सकता है और एक्वायर्ड भी हो सकता है, मतलब हम उसको बॉडी को चार्ज कर भी सकते हैं, उस पर नेचुरली खुद भी चार्ज हो सकता है। ठीक है, तो हम जो अभी तक पढ़ा है उसको शॉर्ट में रिवाइज कर रहे हैं, फिर कुछ उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो चार्ज क्या है? वो प्रॉपर्टी जिसके कारण कोई बॉडी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट्स जो है वो प्रोड्यूस करती है और एक्सपीरियंस करती है। ठीक है, ये डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। एसआई यूनिट इसकी कूलम होती है। सीजीएस यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट या स्टैट कूलम होती है। 1 कूलम 3 × 10⁻⁹ ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के बराबर होता है। डायमेंशनल फॉर्मूला M0L0T1I1 या A1 भी लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज हमने पढ़ी थी कि चार्ज कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है और एल्जेब्रिकली ऐड होती है। चार्ज किसको बोला जाता है? एक्सेस और एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बोला जाता है। दो तरह का होता है, पॉजिटिव चार्ज मतलब एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव चार्ज मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आइसोलेटेड सिस्टम का नेट चार्ज कंजर्व रहता है। चार्ज जो है क्वांटाइज्ड रहता है, यानी कि हमेशा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। ठीक है ना, Q = ±NE। लाइक पॉइंट चार्जेस रिपेल करते हैं जबकि अनलाइक पॉइंट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। चार्ज हमेशा मास के साथ एसोसिएटेड होता है, ठीक है, जबकि मास जो है बिना चार्ज के भी मिल सकता है। चार्ज रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट होता है, यानी कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता है या स्पीड पर डिपेंड नहीं करता है, जबकि मास करता है। चार्ज रेस्ट पर है तो वो क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है अपने आसपास। यूनिफॉर्म मोशन में है तो इलेक्ट्रिक के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। और एसिलरेटेड चार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करता है। ठीक है, फिर हमने मेथड्स ऑफ चार्जिंग पढ़े हैं कि फ्रिक्शन से चार्जिंग होती है। जब हम दो बॉडीज को रब करते हैं, एक से चार्ज दूसरे पे चला जाता है, तो जिससे जाता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जिस पर आता है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। कंडक्शन हमने पढ़ा कि अगर एक चार्ज बॉडी है उसको अनचार्ज बॉडी से जब कनेक्ट करते हैं, और दोनों बॉडीज कैसी होनी चाहिए? कंडक्टिंग बॉडीज होनी चाहिए। कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करेंगे तो चार्ज फ्लो करेगा और दोनों पे सेम नेचर का चार्ज आ जाएगा। फिर हमने इंडक्शन से चार्जिंग पढ़ी कि अगर एक आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर है, उसके पास हम एक चार्ज बॉडी लेके आए तो चार्जेस उसमें रीअरेंज हो जाएंगे, इसी को इंडक्शन बोला जाता है। इंडक्शन से नेट चार्ज चेंज नहीं होता है। फिर हम क्या करें? दो तरीके अपना सकते हैं कि फिर उस जो बॉडी जिसमें चार्जेस रीडिस्ट्रीब्यूट हुए थे उसको एक दूसरे कंडक्टर से कनेक्ट करें, तो दूसरे कंडक्टर से कुछ चार्ज पहले कंडक्टर पे फ्लो करके आ जाएंगे और पहले कंडक्टर का ओवरऑल चार्ज नेगेटिव हो जाएगा, दूसरे का पॉजिटिव। हम वायर को हटा देंगे और रॉड को भी हटा देंगे, तो एक नेगेटिवली चार्ज एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी मिल जाएगी। और एक तरीका ये होता है कि जो रॉड लाए थे कंडक्टर के पास, जब उसको ग्राउंड करेंगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन ग्राउंड में ट्रांसफर हो जाएंगे और बॉडी पे ओवरऑल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सॉरी, कुछ इलेक्ट्रॉन ग्राउंड से ट्रांसफर होकर उस पर आ जाएंगे और बॉडी पर ओवरऑल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा।
तो ये 3 कॉमन मेथड्स होते हैं चार्जिंग के। और जो कुछ मेथड होते हैं, एक होता है थर्मायनिक एमिशन, कि अगर हम बॉडी को हीट करेंगे तो भी उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा बॉडी पे। फिर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, इसमें अगर हम बॉडी को पे लाइट इंसिडेंट करेंगे सफिशिएंट एनर्जी की तो भी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। और फील्ड एमिशन, इसमें अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं हाई वैल्यू की तो भी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलकर बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ये कुछ कॉमन मेथड्स होते हैं चार्जिंग के। फिर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमें ध्यान रखना होता है कि रिपल्शन जो है वो श्योर टेस्ट होता है इलेक्ट्रिफिकेशन का, क्योंकि चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी को भी अट्रैक्ट कर सकती है। इसलिए अट्रैक्शन से हम ये नहीं बता सकते दो बॉडीज पे चार्ज है, उसके लिए हमें रिपल्शन का यूज करना पड़ता है, क्योंकि रिपल्शन हमेशा लाइक चार्ज वाली बॉडीज में ही होगा। फिर हमने कूलम्स लॉ पढ़ा। कूलम्स लॉ क्या कहता है कि अगर दो चार्जेस हैं Q1 Q2, उनके बीच की डिस्टेंस है R, तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स होगा K Q1 Q2 R²। फिर कूलम्स लॉ के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देखें तो इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस, तो सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल होता है ये। द फोर्स ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। It is equal in magnitude and opposite in direction on two charges, irrespective of the medium in which they lie. ठीक है, तो दोनों चार्जेस को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग फोर्स लगेगा और इक्वल ऑपोजिट होगा, मतलब न्यूटन्स थर्ड लॉ फॉलो करेगा। फिर ये फोर्स कंजर्वेटिव होता है। कंजर्वेटिव का मतलब कि किसी भी क्लोज पाथ में वर्क जीरो होगा या वर्क पाथ से इंडिपेंडेंट होगा। वैक्यूम में K की वैल्यू होती है 1/4πε0, जो 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर के बराबर होता है। और एप्सिलॉन नॉट जो है 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, जिसको परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोला जाता है। मीडियम में K होता है 1/4πε या 1/4πε0 एप्सिलॉन। एप्सिलॉन जो है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम कहलाता है और एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम कहलाता है। डायमेंशनल फॉर्मूला एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट का सेम होता है। यह आता है m⁻⁻1 l⁻³ t⁻4 a⁻2। एप्सिलॉन आर यूनिटलेस डायमेंशनलेस नंबर होता है जो हमेशा 1 के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा। ठीक है, फिर और पॉइंट्स जो हैं, वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन आर 1 होता है। एक मिनट, अच्छा एक क्वेश्चन पूछा है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? तो देखो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब बेसिकली उसी को बोला जाता है रिलेटिव परमिटिविटी। तो परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये बताता है कि किसी मीडियम में कितना चार्ज इंड्यूस हो सकता है। जैसे अलग अलग मीडियम है, उनमें इंडक्शन का लेवल अलग अलग हो सकता है डिपेंडिंग ऑन चार्जेस कितने फ्री हैं। तो जितना ज्यादा इंडक्शन हो सकता है किसी मीडियम में, उतना ही उस मीडियम की परमिटिविटी ज्यादा होगी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होगा। ठीक है, इसीलिए मेटल्स के लिए जैसे हम देखें तो मेटल्स के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन्फिनिटी होता है। क्यों? क्योंकि मेटल्स में चार्जेस फ्रीली मूव कर सकते हैं और उसमें परमिटिविटी इसलिए काफी ज्यादा होती है। तो बेसिकली जो इंडक्शन है चार्ज का, कि कितना इंडक्शन हो रहा है, और उस इंडक्शन के कारण ही फोर्सेस में फर्क पड़ जाता है। ठीक है, जैसे हम इसको ऐसे समझें, मान लो ये एक चार्ज है Q1, ये एक चार्ज है Q2। इन दोनों ने अपने एक दूसरे पे कुछ फोर्स लगाया। अब इनके बीच में अगर कोई मीडियम आ जाता है तो क्या होगा, इन दोनों के चार्जेस के कारण इस मीडियम में भी कुछ चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे, और ये जो चार्जेस इंड्यूस होंगे अब ये भी क्या करेंगे,
फोर्सेस लगाएंगे इस Q1 पे भी Q2 पे भी, तो इफेक्टिवली जो Q1 Q2 पे लगने वाले फोर्सेस हैं वो चेंज हो जाएंगे। अब कितना वो अफेक्ट आएगा वो डिपेंड करेगा कि इस बॉडी में कितना चार्ज इंड्यूस हो रहा है। तो यही जो प्रॉपर्टी होती है चार्जेस के इंड्यूस होने की, इसको मैथमेटिकली यहाँ पर हम परमिटिविटी से रिलेट कर देते हैं और उसी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, बेसिकली रिलेटिव परमिटिविटी को बोल दिया जाता है। ठीक है, तो जो वैक्यूम है उसके लिए एप्सिलॉन आर क्या होता है 1, एयर के लिए लगभग 1 होता है, वैसे 1 से थोड़ा सा बड़ा होता है, उसको हम 1 मान लेते हैं। वाटर के लिए 81 होता है और मेटल्स के लिए इनफाइनाइट होता है। ठीक है, फिर ये एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इट इज अ सेंट्रल फोर्स। एक कैसा फोर्स है? सेंट्रल फोर्स है। So in the absence of any other external force, angular momentum of one particle with respect to other particle is conserved. तो ये एक important point है जो हमने अभी तक लाइव क्लास में डिस्कस नहीं किया था, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट से ही इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर कोई भी दो चार्जेस हैं Q1 Q2, तो उनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो उनको जोड़ने वाली लाइन के अलोंग लगेगा, रिपल्सिव होगा तब भी, अट्रैक्टिव होगा तब भी। तो अगर वो फोर्स उसी लाइन के अलोंग लगेगा तो उसका टॉर्क 0 आ जाएगा, और टॉर्क जब 0 आ जाएगा तो किसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क 0 होता है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो ऐसे कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं कि एक चार्ज के अबाउट दूसरा चार्ज या तो इलिप्टिकल पाथ में घूम रहा है या किसी और पाथ में जा रहा है, तो वहां पर एक एनर्जी कंजर्वेशन का यूज होता है और एक एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। जैसा ग्रेविटेशन में भी अगर याद हो तो हम करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन हम तभी करेंगे जब एनर्जी वाला पार्ट पढ़ लेंगे, लेकिन ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है कि तो क्या है, ये सेंट्रल फोर्स होता है, और अगर कोई और एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो एंगुलर मोमेंटम एक पार्टिकल का दूसरे पार्टिकल के रिस्पेक्ट में या दूसरे पार्टिकल के अबाउट कंजर्व रहता है। ठीक है, फिर वेक्टर फॉर्म में फोर्स होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 R वेक्टर अपॉन R क्यूब। ठीक है, या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 R कैप अपॉन R स्क्वायर। जब हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो मैथमेटिकली हम फोर्स फाइंड कर रहे हैं, तो मैथमेटिकली फाइंड कर रहे हैं तो हमें सब कुछ मैथमेटिकली सब्स्टिट्यूट करना है। तो हम Q1 और Q2 उनको भी कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे? प्रॉपर साइन के साथ सब्स्टिट्यूट करेंगे। और R वेक्टर यहाँ पे क्या होता है? R वेक्टर होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ द टेस्ट चार्ज विद रिस्पेक्ट टू द सोर्स चार्ज। ठीक है, तो टेस्ट चार्ज क्या होता है? जिस पर फोर्स निकालना है, सोर्स चार्ज जिसके कारण फोर्स निकालना है। ठीक है, तो इसमें भी जैसे थोड़ा ध्यान रखना होता है कि अगर एक चार्ज है Q1 और Q2, तो अगर हमें Q2 पे फोर्स निकालना है तो R वेक्टर क्या होगा? Q1 से Q2 को जोड़ने वाला वेक्टर। अब देखो Q2 पे अगर फोर्स निकालना है तो अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव हो गए Q1 Q2 तो इनका प्रोडक्ट भी पॉजिटिव आ जाएगा, तो फोर्स R वेक्टर की डायरेक्शन में आ जाएगा, यानी कि रिपल्सिव। दोनों नेगेटिव हो गए तो भी R वेक्टर की डायरेक्शन में आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, लेकिन दोनों ऑपोजिट हो गए तो फिर R वेक्टर के ऑपोजिट आ जाएगा, क्योंकि ये टर्म नेगेटिव आ जाएगी तो वो अट्रैक्टिव फोर्स आ जाएगा। तो ऐसे मैथमेटिकली ये वेक्टर फॉर्म में हम फोर्स को लिख सकते हैं। ठीक है, फिर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमने देखा कि अगर मल्टीपल चार्जेस हैं तो भी दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स बाकी चार्जेस की प्रेजेंस या एब्सेंस पर डिपेंड नहीं करता है। इसलिए जो नेट फोर्स है किसी भी एक चार्ज पे वो सारे चार्जेस के द्वारा लगाए गए फोर्स का वेक्टर समेशन हो जाएगा। तो जो F वेक्टर है वो क्या आ जाएगा? F1 + F2 + F3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये हमने अभी तक मेन जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो पढ़े हैं। इसमें किसी को कोई दिक्कत
दिक्कत है, अभी तक कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है, फिर हम इसके कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। किसी को यहाँ तक कोई कॉन्सेप्चुअल थ्योरी में कोई डाउट है, किसी को कोई पूछना हो कुछ भी तो वो पूछ सकता है। ओके, तो दानिश ने पूछा है कि कंडक्शन और इंडक्शन में क्या डिफरेंस होता है। तो देखो, कंडक्शन और इंडक्शन में क्या डिफरेंस होता है उसको हम समझें। तो कंडक्शन में दो बॉडीज को कांटेक्ट में लाया जाता है, ठीक है। कंडक्शन में दो बॉडीज को कांटेक्ट में लेकर आते हैं। जैसे ये एक बॉडी है, ये दूसरी बॉडी है, इन दोनों को हम फिजिकली कांटेक्ट में लाते हैं, या तो एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करते हैं या फिर हम इन दोनों को डायरेक्टली टच कर लेते हैं। तो जहां पर फिजिकल कांटेक्ट हो रहा है बॉडीज का, उसको क्या बोला जाता है, कंडक्शन बोला जाता है, ठीक है। इंडक्शन में यही है कि फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता है बॉडीज के बीच में। तो इंडक्शन मतलब हम एक चार्ज बॉडी लेकर आए और दूसरी बॉडी उसके संपर्क में नहीं है, कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन उसके आने से उसमें चार्जेस क्या हो जाते हैं, रीअरेंज हो जाते हैं। तो ये फिनोमिनन क्या कहलाता है, इंडक्शन कहलाता है। तो बेसिकली उसने उसको टच नहीं किया, फिर भी उसको इन्फ्लुएंस किया, उसके चार्जेस को रीडिस्ट्रीब्यूट किया। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंडक्शन। तो कंडक्शन के लिए एक फिजिकल कांटेक्ट जरूरी है बॉडीज के बीच में, इंडक्शन में फिजिकल कांटेक्ट जरूरी नहीं है। और अगर हम चार्जिंग बाय कंडक्शन और इंडक्शन की बात करें, तो कंडक्शन में अगर ए वाली बॉडी पॉजिटिव चार्ज थी तो दोनों पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो दोनों पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और इंडक्शन में एक पर अगर पॉजिटिव चार्ज था तो जो चार्जिंग करेंगे, कैसे करेंगे, इसको ग्राउंड करके करेंगे या दूसरे कंडक्टर से कनेक्ट करके करेंगे, तो इसमें नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये हम कंडक्शन और इंडक्शन में डिफरेंस इस तरह से बता सकते हैं। और कोई किसी को इस पार्ट तक में अभी तक थ्योरी में कोई और डाउट हो, कुछ क्लियर नहीं हुआ हो, तो हम डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछा है कि कैन इंसुलेटर बी चार्ज। हाँ, इंसुलेटर को भी चार्ज किया जा सकता है। जैसे हम स्केल को जब अपने बालों में रब करते हैं और वो पेपर के पीसेस को अट्रैक्ट करने लगता है, तो वो स्केल प्लास्टिक का स्केल इंसुलेटर है, उसको चार्ज कर सकते हैं। तो इंसुलेटर्स में भी फ्रिक्शन से हम उसको चार्जिंग कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को उसमें से निकाल सकते हैं। या दो अलग अलग बॉडीज हैं, उसमें जो ज्यादा टाइटली होल्ड करता है इलेक्ट्रॉन्स को, वो नेगेटिव चार्ज गेन कर लेगा रब करने पे, और जो लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है जिसमें वो पॉजिटिव चार्ज गेन कर लेगा। तो इंसुलेटर्स पे भी चार्ज हो सकता है, चार्ज आ सकता है, और इंसुलेटर्स में इंडक्शन भी हो सकता है, ठीक है ना। जैसे हमने स्केल को तो रब करके चार्ज किया, लेकिन जब उसको पेपर के पीसेस के पास ले जाते हैं तो वो पेपर के पीसेस को अट्रैक्ट करने लगता है। पेपर के पीसेस को क्यों अट्रैक्ट करता है, वो पेपर के पीसेस को अट्रैक्ट इसलिए करता है कि पेपर के पीसेस में इंडक्शन से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेपरेट हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखें तो स्केल पे मान लो पॉजिटिव चार्ज था, अब पेपर के पीसेस पे इंडक्शन से नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आए, तो नेगेटिव वाले पे अट्रैक्टिव फोर्स लगता है जो कि ज्यादा वैल्यू का होता है, और पॉजिटिव चार्ज पे रिपल्सिव फोर्स लगता है जो कम वैल्यू का होता है। तो इसलिए नेट फोर्स क्या हो जाता है, अट्रैक्टिव आ जाता है, ठीक है।
और कोई डाउट? और अच्छा, मैंने एक प्रॉब्लम शेयर किए थे 3-4, वो ट्राई किए किसी ने? आप माइक ऑन करके भी जवाब दे सकते हैं और मैसेज करके भी बता सकते हैं। सर ऐप पर मिले नहीं। मिले नहीं ऐप पर? क्यों? मैंने नहीं। मैंने वो बैच बनाया है ना 12th वाला, उसमें शेयर किया था। तो उसमें अच्छा। तुम हो कि नहीं हो? हाँ है। तो उसमें मैंने शेयर किया था। अच्छा। चलो कोई बात नहीं की, तो अभी अपन उसको डिस्कस करेंगे। मैंने ये कहा था एक बार करके आओगे तो ठीक है, उसको अपन वैसे डिस्कस कर लेंगे। चलो, अभी तक कोई डाउट है इन सब चीजों में? नो सर। नहीं है। चलो, अब हम कुछ प्रॉब्लम्स लेते हैं इनसे रिलेटेड, थोड़े से अच्छे लेवल की। चलो, तो ये अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम कूलम्स लॉ और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से हैं। ठीक है, तो पहला प्रॉब्लम है ये: अ पार्टिकल ऑफ मास m carrying charge q1 is revolving around a fixed charge minus q2 in a circular path of radius r. Calculate the period of revolution and its speed also. तो इसको ट्राई करो आप लोग, ठीक है, और फिर इसको डिस्कस करेंगे। जैसे 3-4 प्रॉब्लम है, उसको हम सॉल्व करेंगे आपस में मिलकर। एक बार आप लोग ट्राई कीजिए इसको। चलो, तो मैं बताता हूँ फिर। दानिश का हो गया, अद्विता का हो गया, वैभव का हो गया, बाकी स्टूडेंट्स का भी हो जाना चाहिए। चलो, अब देखते हैं क्या करना है। तो ये एक चार्ज है -q2, और q1 वाला चार्ज इसके अबाउट सर्कल में घूम रहा है। ठीक है, जिसका मास है m, और हमें पूछा है कि स्पीड क्या होगी और टाइम पीरियड क्या होगा। चलो, तो अब इसको घुमाने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? ये q2 वाला चार्ज प्रोवाइड करेगा। यही फोर्स इसको सर्कुलर मोशन में मूव कराने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। दोनों ऑपोजिट नेचर के चार्ज हैं, तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। तो जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड देखना है। प्लस या माइनस साइन क्या बता रहा है? सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है। ये डायरेक्शन बता रहा है कि डायरेक्शन इनवर्ड्स होगी। फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो वो होगा k q1 q2 बाय r स्क्वायर इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r. इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन विल प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स। ये r से r कैंसिल हो गया, तो यहां से जो v है ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ k q1 q2 बाय mr। तो ये v की वैल्यू आ जाएगी। इसमें भी k को हम 1/4π लिख सकते हैं। अब टाइम पीरियड जो है, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? 2πr/v। कंप्लीट रेवोल्यूशन में जो डिस्टेंस ट्रेवल होगी वो 2πr होगी। हाँ दानिश, कुछ पूछना है तुमको? नो सर, वो ऐसे ही हुए। अच्छा, टाइम पीरियड क्या होगा? 2πr/v। तो 2πr/v, और v को हम यहां से नीचे से सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये टर्म नीचे आ जाएगी, k q1 q2 बाय mr। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2π√, r को अंदर ले जाएंगे r स्क्वायर बनेगा, तो r³ बाय k q1 q2। बाकी मोस्ट ऑफ द टाइम ये k की जगह आंसर 1/4πε0 लिखकर दिए होते हैं।
क्योंकि के अलग अलग मीडियम में अलग अलग हो सकता है, तो हो सकता है हमको आंसर वैसे दिया हो, या अगर स्कूल एग्जाम में लिखना है तो वैसे ही लिखना चाहिए 4πε0, या एक्सप्रेस कर दें कि हमने जो लिखा है इसमें के जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1/4πε0। ठीक है, ये आया क्वेश्चन सबको समझ? यस सर। ओके, चलो अब अगला एक क्वेश्चन देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। A point charge Q1 is equal to 100 microcoulomb is placed at point 1, 0, 2, and another point charge 200 microcoulomb is placed at point B, 4, 4, 2. Find magnitude of electrostatic force acting between them. Find force on A and force on B in vector form. तो इसको ट्राई करो आप लोग। और ये C जो है ये पॉजिटिव बड़ा आना चाहिए, कैपिटल आना चाहिए, ठीक है ना। कूलम बड़ा सी से डिनोट करते हैं, ध्यान रखना। चलो अब देखते हैं। तो इसमें पहले फोर्स का मैग्नीट्यूड हमसे पूछा है, तो मैग्नीट्यूड के लिए हमें सीधे डिस्टेंस चाहिए। तो ये दो पॉइंट है ए और बी, तो इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो क्या हो जाएगी, किसी भी एक पॉइंट में से दूसरे के कोऑर्डिनेट माइनस कर दें हम, तो ये आ जाएगी 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 2 का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा √3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, दैट इज 5। ये डिस्टेंस आ गई। और मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स सिंपली K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। बस थोड़ा सा यहाँ पे 10 की पावर वगैरह का ध्यान देना है, कैलकुलेशन में कई बार गड़बड़ हो जाती है। तो K होगा 9 × 10 की पावर 9, Q1 होगा 100 × 10 की पावर -6, Q2 होगा 200 × 10 की पावर -6 अपॉन R स्क्वायर। 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25। तो 25 से हम 100 को कैंसिल कर देते हैं, ये आ जाएगा 4। तो ये आएगा हमारे पास 9 × 4 36, 36 × 2 72। ठीक है, अब ये दो जीरो हमने कंसीडर नहीं किए हैं, तो 10 की पावर 9 से 10 की पावर -6 कट जाएगा, बचेगा 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 और 2 जीरो, 10 की पावर 5 और 10 की पावर 6, ये सब कटकर 10 की पावर -1 बचेगा, यानी कि 7.2 न्यूटन ये फोर्स है। ठीक है, अब वेक्टर फॉर्म में बात करें, फोर्स ऑन ए वेक्टर। अब देखो, अगर हमने मैग्नीट्यूड निकाल दिया तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू पोजीशन वेक्टर। ए वेक्टर पे फोर्स निकालना है तो ये होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है, यानी कि अगर ये पॉइंट है ए 1, 0, 2 और ये पॉइंट है बी 4, 4, 2, तो पोजीशन फोर्स ऑन ए, तो ए टेस्ट चार्ज हो गया, तो हमें आर वेक्टर ये लेना पड़ेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। और ये आर वेक्टर किसके बराबर होगा, तो हमें ए के कोऑर्डिनेट में से बी के कोऑर्डिनेट माइनस करने पड़ेंगे। तो ये आएगा -3i कैप -4j कैप। तो इसको सब्स्टिट्यूट कर दे, लेकिन यहाँ पे सॉरी, ये मैंने गलत लिख दिया है। क्या गलती की है यहाँ पे, ये सब चलो, तो फोर्स आया था हमारे पास 7.2 न्यूटन
और आर वेक्टर जो आया था वो था -3 i कैप, ठीक है ना, किसका, ए का विद रिस्पेक्ट टू -4j। तो वेक्टर फॉर्म में फोर्स लिखेंगे ए पे, ये एफ इंटू आर कैप लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी का यूनिट वेक्टर, ठीक है ना, वेक्टर से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे फोर्स को, मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट वेक्टर, ये एक्चुअल वेक्टर होगा। तो जो आर कैप है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, -3 i कैप -4j कैप अपॉन 5, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर दें, क्या जाएगा 7.2/5 इंटू -3 i कैप -4j, ये फोर्स ऑन ए आ जाएगा। और फोर्स ऑन बी के लिए अलग से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ एप्लीकेबल होता है, तो वो नेगेटिव ऑफ फोर्स ऑफ ए आ जाएगा। तो 7.2/5, ठीक है ना, इसको हम लिख सकते हैं, 5 को 10/2 लिखते हैं, ठीक है, तो ये 144 तो बाय 10 यानी कि 1.44, या सीधे 5 से डिवाइड भी कर सकते हैं, तो -1.44 इंटू 3 i कैप +4j कैप न्यूटन, और ये वाला फिर इसका नेगेटिव यानी कि 1.44 इंटू 3 i कैप +4j कैप न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। ये आया समझ सबको, आंसर सही आया था सबका या गलत हो गया था किसी, ओके सही था। अच्छा, वैभव के सेकंड पार्ट में मिस्टेक हो गई थी, अपेक्षा का भी गलत हो गया था, ओके अब समझ आ गया ना। तो ऐसे थोड़ा सा वेक्टर फॉर्म में डायरेक्शन का ध्यान रखना है, कई बार हम आर वेक्टर में गड़बड़ कर देते हैं, उसको ऑपोजिट ले लिया तो आंसर गलत हो जाता है, या समझना है कि फोर्स वेक्टर बताना है, तो वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा, बस उसको यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है। जैसे मैंने भी पहले गलत लिख दिया था, आर वेक्टर लिख दिया था, तो वैसा नहीं करना है उसको, ठीक है। चलो अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है अब, 3 चार्ज पार्टिकल्स of charge plus q mass m are moving along a circle of radius r with constant speed. Fourth point charge -2q is at the center of the circle. Find that speed. तो अब यहाँ पे 4 पार्टिकल्स हैं, 3 तो सर्कल पे हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं, और चौथा सेंटर पे है जो कि -2q है, ठीक है। और जो 3 पार्टिकल सर्कल में, वो सब सर्कल में घूम रहे हैं कांस्टेंट स्पीड से। तो अब हमसे ये पूछा है कि स्पीड क्या होगी उन पार्टिकल्स की, तो इसको अब ट्राई करो, ये थोड़ा और अच्छा सवाल है, थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा, अपेक्षा को क्वेश्चन समझ नहीं आया तो एक बार मैं दोबारा समझा देता हूँ। एक्चुअली 3 पार्टिकल्स हैं, +q +q +q, और इन सबका जो मास है, ये मास है, इक्वल मास है सबका m, ठीक है। और एक सेंटर पे पार्टिकल है -2। अब सेंटर वाला पार्टिकल तो फिक्स है, और ये जो तीनों पार्टिकल हैं +q वाले, ये सर्कल में मूव कर रहे हैं। कैसे मूव कर रहे हैं कि भाई इन पे ये +q फोर्स लगाएगा, ये +q, लेकिन ये तो रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे, लेकिन ये -2q अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा। तो इन सब फोर्सेस का रिजल्टेंट कहां आ रहा होगा, सेंटर की तरफ, और वो रिजल्टेंट फोर्स इनको सर्कल में घूमने में हेल्प कर रहा होगा। तो करना कॉन्सेप्ट वही है कि जो रिजल्टेंट फोर्स निकालना है सुपर पोजिशन से सेंटर की तरफ, वो mv²/r के बराबर होगा। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना है। तो वही है कि थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें फोर्स का रिजल्टेंट भी लेना है, सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट भी हमें यूज करना पड़ेगा, ठीक है, और थोड़ा सा एंगल भी देखने पड़ेंगे कि रिजल्टेंट के लिए एंगल क्या होगा। तो कोशिश करो। तो वैभव ने आंसर बताया है
अंडर रूट 2 माइनस 1/√3 KQ² बाय MR। ये वैभव ने आंसर दिया है। तो अभी मैं ये नहीं बता रहा कि सही है या गलत है, वो सॉल्व करके देखेंगे, बाकी लोग भी ट्राई करें। चलो तो देखो अगर कोई दिक्कत आ रही, क्योंकि थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करो। तो पहली बात तो अगर सर्कल का रेडियस r है तो ये जो ट्राइंगल की लेंथ है ये r के बराबर नहीं होगी, हमें ये लेंथ भी निकालनी पड़ेगी। ठीक है, अब ये है इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो ये पूरा ये एंगल 60 डिग्री होगा और सेंटर से जोड़ने वाली लाइन इसको बाइसेक्ट कर रही होगी, तो ये वाला जो एंगल है ये एंगल 30 डिग्री के बराबर आएगा। और यहां से हम एक परपेंडिकुलर डालेंगे, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ये बाइसेक्ट करेगा इस साइड को। ये साइड r है तो ये जो यहां से यहां तक की जो लेंथ है ये r cos 30 डिग्री हो जाएगी। cos 30 डिग्री होता है √3/2, यानी कि ये लेंथ जो है ये √3/2r और ये वाली भी √3/2r होगी। ये पूरी जो लेंथ है ये √3r के बराबर होगी। ये जो चार्जेस को जोड़ने वाली लाइन है इनकी जो टोटल लेंथ है ये √3r के बराबर होगी। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूं, यहाँ पे f जो है मान लेता हूं KQ²/r²। ये मैंने ऑलरेडी बताया कि कोई फैक्टर अगर बार बार कॉमन आ रहा है तो पूरा बड़ा एक्सप्रेशन लिखने की बजाय एक कॉमन टर्म को कुछ मान ले, उसकी टर्म्स में लिखें। तो एक f को हमने मान लिया KQ²/r²। अब देखो ये Q इस Q पे एक रिपल्सिव फोर्स लगाएगा दोनों चार्जेस को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग। कितना फोर्स लगाएगा? K Q² Q1 Q2 और इनके बीच की डिस्टेंस क्या है? √3r, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 3r², यानी कि f/3 के बराबर। ऐसे ये वाला Q इस Q पे फोर्स लगाएगा, कहाँ फोर्स लगाएगा? यहाँ फोर्स लगाएगा। ये भी किसके बराबर आएगा? f/3 के बराबर आएगा। तो ये दोनों फोर्स f/3 के बराबर आ गए। और ये -2q वाला अंदर की तरफ एक फोर्स लगाएगा। ये कितना लगाएगा? ये माइनस साइन से डायरेक्शन डिसाइड हो गई, फोर्स को नेगेटिव नहीं लिखना है, तो प्लस माइनस के कारण फोर्स अंदर लग गया। अब इस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा? K Q इंटू 2Q, यानी कि 2Q²/r², यानी कि ये फोर्स 2F के बराबर आ गया, क्योंकि हमने KQ²/r² को F बोला था। अच्छा, ये दोनों f/3 बराबर हैं, तो इनका रिजल्टेंट एंगल बाइसेक्टर पे आ जाएगा और ये एंगल भी 30 डिग्री होगा। तो इनके cos 30 वाले कंपोनेंट दोनों के ऐड हो जाएंगे, sin 30 वाले कैंसिल हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा 2f/3 cos 30 डिग्री। तो cos 30 डिग्री किसके बराबर होता है? √3/2 के बराबर ही होता है। तो √3/2 लिखोगे तो लिख देते हैं, तो 2f/3 इंटू √3/2, तो 2 से 2 कट गया, तो ये f/√3 बचेगा। तो जो सेंटर की तरफ नेट फोर्स है F नेट, वही किसके बराबर होगा? mv²/r के बराबर। तो नेट फोर्स क्या होगा? 2f, तो ये जो फोर्स था, और इनका रिजल्टेंट f/√3, तो 2f माइनस f/√3 इज इक्वल टू mv²/r। तो 2 माइनस 1/√3 टाइम्स f। f क्या था? हमने किसको माना था? KQ²/r² इज इक्वल टू mv²/r। ये r से r कट गया, तो v इज इक्वल टू अंडर रूट
2 माइनस 1/√3 KQ स्क्वायर बाय MR। तो वैभव ने सही आंसर बताया था। ये स्पीड आ जाएगी इस पार्टिकल की। ये आया समझ अब सबको? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, तो ठीक है, तो ये सबको समझ आ गया लगता है। अब एक और क्वेश्चन है जो हमको आज डिस्कस करना है। क्वेश्चन है अब ये, a thin straight rod of length L carrying a uniformly distributed charge Q is located in vacuum. Find the magnitude of the electric force on a point charge Q kept as shown in the figure. तो ये एक रॉड है L लेंथ की, इसके एक एंड से A दूरी पर एक चार्ज रखा हुआ है Q। तो हमसे पूछा है कि फोर्स क्या होगा पॉइंट चार्ज पे इस रॉड के कारण, और रॉड पे स्मॉल q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसको ट्राई करो एक बार। तो देखो, इसमें एक सवाल ये पूछा है कि रॉड को हम पॉइंट चार्ज मान सकते हैं या रॉड को पॉइंट चार्ज लेकर सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो, यही डाउट क्लियर करने के लिए क्वेश्चन है कि कूलम्स लॉ हमने देखा किसके लिए अप्लाई करते हैं, सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इन जनरल किसी भी बॉडी के लिए नहीं लगा सकते और किसी भी बॉडी को पॉइंट भी नहीं मान सकते, इसके सेंटर ऑफ मास पे भी नहीं मान सकते। ये चीज ग्रेविटेशन में भी हम देख चुके हैं, ग्रेविटेशन में भी ऐसा ही होता है। तो हम रॉड को पॉइंट चार्ज नहीं मान सकते उसके सेंटर पे। तो फिर क्या करना पड़ेगा? तो हमें रॉड में एक छोटा सा एलिमेंट लेना पड़ेगा, उस एलिमेंट को पॉइंट चार्ज मानते हुए फोर्स लिखना पड़ेगा और फिर इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में। गलत हो जाता है, कभी फोर्स पूछ लेते हैं, कभी और आगे जब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, ऐसे अलग अलग चीजें पूछ लेते हैं। इसमें ग्रेविटेशन में भी आ सकता है। तो ये ध्यान दें कि रॉड को पॉइंट चार्ज मानते हुए सॉल्व नहीं कर सकते, एलिमेंट मान के इंटीग्रेट करके सॉल्व करना पड़ेगा। तो दानिश का आ गया है, उसका आंसर आया है KQQ बाय A इंटू A+L। ठीक है, बाकी लोग भी बताएं हो जाए तो। वैभव का भी हो गया, अपेक्षा का भी सेम आंसर आ रहा है, गुड। अद्विता का भी हो गया। चलो, तो एक बार हम देख लेते हैं कैसे करना है। वैसे तो सही आंसर है। तो यहां से x डिस्टेंस पे हम एक एलिमेंट मान लेंगे dx थिकनेस का। इस एलिमेंट का जो चार्ज होगा dq, वो हो जाएगा q बाय l इंटू dx। क्यों? q चार्ज पूरी रॉड का था, q बाय l हो गया चार्ज पर यूनिट लेंथ, और dx लेंथ का चार्ज हो गया q बाय l इंटू dx। अब पॉइंट चार्ज q पे ये एलिमेंट जो फोर्स लगाएगा df, वो क्या होगा? k dq इंटू q बाय x स्क्वायर। तो k सब्स्टिट्यूट कर दें यहां से, q बाय l, dx को बाद में लिख देंगे कैपिटल Q इंटू dx बाय x स्क्वायर। तो ये तो एक एलिमेंट के कारण फोर्स आया, नेट फोर्स निकालना है तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो KQQ बाय L इंटीग्रल dx बाय x स्क्वायर। अब देखो, x हमने इस चार्ज से माना था, हमें फोर्स किसके कारण निकालना है? रॉड के कारण। तो रॉड की शुरुआत यहां पे हो रही है, ठीक है, और एंड यहां पे हो रही है। यहां पर x की वैल्यू किसके बराबर होगी? a के बराबर।
और यहां पर L नहीं लेना है, X इसी पॉइंट से लेना है। तो यहां से जो इस एंड की दूरी आएगी ये a प्लस एल के बराबर होगी। तो ये आ जाएगा के क्यू क्यू बाय एल, 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x होता है, लिमिट्स a से a प्लस एल। तो ये आ जाएगा, माइनस को मैं बाहर ले लेता हूँ के इंटीग्रेशन वाला। तो पहले के क्यू क्यू बाय एल, तो माइनस बाहर ले लिया तो बचा 1/x सिर्फ, तो उसमें लिमिट रखेंगे तो 1/a प्लस एल, फिर -1/a। तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस के क्यू क्यू बाय एल, नीचे आ जाएगा a इंटू ए प्लस एल, एलसीएम लेंगे, ऊपर a माइनस एल, तो a से a कट गया, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, L से L कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा के क्यू क्यू बाय a इंटू ए प्लस एल। तो ये फोर्स होगा इस रॉड और पॉइंट चार्ज के बीच में। हाँ, इसमें हम एक ये चीज देख सकते हैं कि इफ a इज ग्रेटर देन L हो जाए, अगर a L से बहुत बड़ा हो जाए तो a के कंपैरिजन में L को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तब फोर्स को जरूर हम ऐसे लिख सकते हैं के क्यू क्यू बाय ए स्क्वायर। मतलब तब हम इस रॉड को पॉइंट चार्ज जैसा मान सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर होता है तो हमको दिखाई भी कैसे देता है, पॉइंट के जैसे, तो उसका बिहेवियर भी एक पॉइंट के जैसा ही होगा, ठीक है। तो ऐसे ये हम कूलम्स लॉ और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल्स को थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आ गया सब लोगों को समझ। यस सर। तो ठीक है, आज हमको मेनली यही सब प्रॉब्लम्स डिस्कस करने थे इस सेशन में। तो अब थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस करना, तो इसकी मैं देखूंगा एक डीपीपी बना के वो जो बैच है ऐप में उसमें शेयर करूंगा, तो उसको प्रैक्टिस करना और रेगुलर लाइव क्लास कर ही रहे हो सब लोग तो उसको अटेंड करना है। और फिर ऐसा सेशन अपन प्लान करेंगे, हो सकता है सैटरडे को भी रहे, जो भी होगा मैं उसको इन्फॉर्म कर दूंगा आप लोगों को। अगर कोई अभी ऐप में उस बैच में नहीं जुड़ा है तो वो उसमें ऐड हो जाए, जिससे उसमें मैं जो भी ऐसी इंफॉर्मेशन होंगी, ये जो अपनी क्लासेस हैं कॉम्पिटिटिव लेवल के हिसाब से एक्स्ट्रा क्लासेस, उनकी इंफॉर्मेशन शेयर करता रहूँगा। और किसी को अभी कोई और कुछ डाउट हो तो वो पूछ सकता है, या कुछ और सजेशन हो, कोई भी फीडबैक हो वो भी बता सकता है। अच्छा, वैभव एक चीज पूछ रहा है, क्या लाइक चार्ज को अट्रैक्ट कर सकता है? तो कर सकता है, वो भी कर सकता है स्पेशल केस में। जैसे मान लो एक स्मॉल बॉडी है जिसपे बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और एक काफी लार्ज बॉडी है और उस पे भी पॉजिटिव चार्ज है लेकिन काफी कम पॉजिटिव चार्ज है। अब जब हम इस पॉजिटिव वाली बॉडी को उसके पास में लेकर गए तो क्या हुआ, अब इस बॉडी में ये कंडक्टर है, ये भी, तो नेगेटिव चार्जेस इस तरफ इकट्ठा हुए, ठीक है, और ये पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो इस साइड आके एक्यूमुलेट होंगे, मतलब जो इंड्यूस होंगे वो भी और जो बॉडी पे ऑलरेडी था वो भी। अब यहाँ पे इंडक्शन से नेट चार्ज चेंज नहीं होता, तो पॉजिटिव चार्ज अभी भी नेगेटिव से तो ज्यादा ही होगा बॉडी पे, ठीक है ना। नेगेटिव चार्ज जितना होगा पॉजिटिव उसके रिस्पेक्ट में ज्यादा होगा, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव रिपेल करेंगे। अब जो फोर्स है वो चार्ज पर भी डिपेंड करता है और डिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है। तो भले ये चार्ज कम है नेगेटिव वाला, लेकिन ये डिस्टेंस भी कम है, तो ऐसा हो सकता है कि F1 की वैल्यू F2 से ज्यादा आ जाए, क्योंकि ये चार्ज भले ज्यादा है लेकिन डिस्टेंस भी काफी ज्यादा हो गई। तो डिस्टेंस ज्यादा होने के कारण फोर्स कम भी हो सकता है।
तो ऐसी सिचुएशन में जो नेट फोर्स है वो लेफ्ट की तरफ आ सकता है, यानी कि अट्रैक्टिव हो सकता है। तो ऐसे स्पेशल केस में ऐसा हो सकता है, लेकिन जनरली हम ऐसा कहीं बोलेंगे नहीं। कोई पूछेगा कि क्या दो लाइक चार्जेस अट्रैक्ट कर सकते हैं, तो हाँ कर सकते हैं, लेकिन कोई बोले पॉइंट चार्जेस हैं तो पॉइंट चार्जेस नहीं अट्रैक्ट कर सकते। पॉइंट चार्जेस अगर लाइक होंगे तो हमेशा रिपेल करेंगे। अगर जनरल स्टेटमेंट यही है कि लाइक चार्जेस रिपेल करेंगे, अनलाइक अट्रैक्ट करेंगे। अगर कोई स्पेशली पूछता है कि क्या दो सेम तरह की चार्ज बॉडीज अट्रैक्ट कर सकती हैं, तो हम आंसर देंगे यस। ठीक है, और कोई किसी को डाउट हो तो पूछ ले। ये 2-3 मिनट और बचे हैं इस मीटिंग के। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछा है, क्या फोर्स फ्रेम डिपेंडेंट होता है? तो जनरली जो फोर्सेस हैं वो फ्रेम पर डिपेंड नहीं करते हैं, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स जब हम अलग से देखते हैं तो वो फ्रेम डिपेंडेंट होता है, अपीयर होता है। बाकी किसी भी बॉडी पे अगर नेट फोर्स देखें तो वो फ्रेम इंडिपेंडेंट होते हैं। जैसे मैग्नेटिक फोर्स को सेपरेटली देखा जाता है तो वो फ्रेम डिपेंडेंट दिखता है, लेकिन जो एक्चुअल फोर्स होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, वो फ्रेम इंडिपेंडेंट होगा। मैकेनिक्स में जितने भी फोर्स हम पढ़ते हैं वो सब फ्रेम इंडिपेंडेंट होंगे। चलो तो ठीक है, फिर अपन इस मीटिंग को यहीं एंड करते हैं। तो जितना हमने अभी तक पढ़ा है उसको अच्छे से प्रिपेयर करो, फिर आगे जो और चीजें अब शुरू होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट, उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। बाकी कल मॉर्निंग में क्लास रहेगी सुबह 7 बजे, और सैटरडे को अगर मैं कुछ क्लास ऐसी प्लान करता हूँ तो उसका मैं इंफॉर्मेशन शेयर कर दूंगा। कोशिश करूंगा कि कल शाम तक ही कर दूं। ठीक है, जैसे आज थोड़ा लेट हो गया था। बाकी फिर भी जो मैंने एक टाइम टेबल बताया था कि थर्सडे और सैटरडे को क्लासेस रहेंगी ऐसे हमारी अलग से, तो उसके लिए प्रिपेयर्ड रहें पहले से ही कि वो क्लास हो सकती हैं। तो अगर कभी शॉर्ट नोटिस में भी हो तो हम उसके लिए प्रिपेयर्ड रहें। ठीक है, चलो बाय बाय, और अपना ध्यान रखना सब लोग।